नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन जिसकी वजह से सारी सरगर्मियां तेज है। पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि सवाल दिल्ली का है। मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली का सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारकर बढ़त बना ली है। प्रवेश वाही को बीजेपी ने मेयर के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी का मेयर भी बनना तय माना जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस ने अपने मेयर और डिप्टी मेयर पद पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं है, जिससे तय माना जा रहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर पद पर चुनाव एक महज औपचारिकता ही होने वाला है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है, जिसके बाद मुकाबला अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं को कहना है कि निगम में बेहतर प्रशासन और विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया। दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए हम उस लाइन पे काम करते रहेंगे। सब मिलकर हम लोग काम करेंगे और पहले भी दिल्ली के लिए हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर और सारा संघ जिस तरह से काम चल रहा था, उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इस बार मेयर चुनाव से दूरी बना ली है। पार्टी का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव लड़ना उचित नहीं है। आम आदमी पार्टी के इस फैसले से सियासी हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने जी मीडिया से खास बातचीत की। कहा कि हमने एक बार फिर से एमसीडी में बीजेपी को कम करने का मौका दिया और विपक्ष के रूप में हम जनता की लगातार आवाज को उठाते रहेंगे। मैं फिर से आपको पुनः विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि इस वर्ष भी आम आदमी पार्टी बड़े सकारात्मक तरीके से दिल्ली के मुद्दे, जैसे हमने पिछले वर्ष वाटर लॉगिंग का, पॉल्यूशन का, जैसे हमने कहा आपकी बार AQI 400 पार, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का आपको याद होगा हम नेट पहन के चले गए थे, गैस सिलेंडर का मुद्दा हमने लगातार उठाते रहे, उजागर करते रहे। ऐसे इस वर्ष भी आम आदमी पार्टी बड़ी सकारात्मक तरीके से मुद्दों को उठाएगी और मुद्दों को उठाने के बाद क्षेत्र की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए भाजपा को मजबूर करेगी कि काम करना है। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी है। कांग्रेस से मेयर पद के लिए मोहम्मद जरीफ नामांकन भरा है, जिससे एमसीडी चुनाव में एक रोचक मोड़ आ गया है। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लोगों ने चुन करके भेजा था और आज दिल्ली की आवाम जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सरेंडर किया भाजपा के सामने, तो हमारे जो सीनियर्स हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने एक फैसला लिया है कि बीजेपी को खुला मैदान नहीं देंगे और जो है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको बचाने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। आज मैंने मेयर के लिए जो है नॉमिनेशन किया है। मेरे साथी जो हैं गुप्ता जी, इन्होंने डिप्टी मेयर के लिए नॉमिनेशन किया है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर पद पर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं पर दिल्ली नगर निगम में 9 पार्षदों वाली पार्टी कांग्रेस ने मेयर और उप मेयर पद पर आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनका साफ कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव होने जरूरी है और इसलिए हमने नामांकन दाखिल किया है, भले ही हम सीमित संख्या में हैं। एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर पद पर चुनाव न लड़ने से मुकाबला आसान जरूर हो सकता है, लेकिन स्थानीय मुद्दे और पार्षदों का गणित अभी भी अहम भूमिका निभाएगा। अब नजर इस बात पर रहेगी कि मेयर की कुर्सी पर कौन काबिज होता है और क्या ये चुनाव आने वाले बड़े राजनीतिक समीकरणों की दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, इस मुद्दे पर चर्चा का रुख करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आगे की चर्चा में तलाशेंगे। सवाल ये कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव को क्यों किनारा किया। सवाल ये भी कि मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव से आम आदमी पार्टी का आखिर इनकार क्यों। और सवाल ये भी कि कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। सवाल ये भी कि बीजेपी के लिए क्या इस बार एमसीडी में मंगल होगा।
सवाल ये भी कि किसके सर पर मेयर और डिप्टी मेयर पद का जो ताज है वो सजेगा। ये देखिए 5 सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आगे की इस बहस में हम तराशने का प्रयास करेंगे, समझेंगे एक एक एंगल से कि आखिर दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव और डिप्टी मेयर चुनाव में जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो क्या सोच समझकर बीजेपी की ओर से उतारे गए हैं। मुकाबले में कांग्रेस भी उतर आई है, तो ऐसे में ये देखना होगा आम आदमी पार्टी जो कि इस चुनाव से बैकफुट पर गई है तो उसके पीछे का क्या कारण और किस मंशा के साथ चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। ये सब एक बड़े मुद्दे हैं। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मैदान से बाहर रहने का फैसला किया। क्या ये लोकतांत्रिक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या महत्व निकलता है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे और समझेंगे। चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ, जिनसे विस्तार से हम पूरे एक एक पहलू को समझेंगे। सैयद यासिर जुलानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। अभिषेक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत राजनीतिक पहलुओं से करूं, लेकिन इससे पहले एक पत्रकार के दृष्टिकोण से ये जो चुनाव होने वाले हैं वो क्या सोचते हैं। विपिन जी, आप इसका विस्तार से विश्लेषण करिएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बैकफुट में इस चीज को, इस तर्क को देते हुए जा रही है कि हम काम करने का मौका दे रहे हैं, एक और साल दे रहे हैं ताकि आप अपना प्रूफ करके दिखाइए, जनता की सेवा करके दिखाइए। कांग्रेस पीछे नहीं हटी, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। धन्यवाद दीपिका जी। और देखिए, एक तरफ जब लोकतंत्र का महापर्व पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज देखने को मिला बम्पर वोटिंग, देखिए बड़ी सकारात्मक मैं तुलना करने जा रहा हूं कि यहां पर उम्मीद यह करी जाती है कि लोकतंत्र के महापर्व में जनता जनार्दन अपनी भूमिका निभाए, अपना दायित्व निभाए, क्योंकि वोटिंग का राइट, अधिकार सबका है और साथ में दायित्व भी है कि घर से बाहर निकलकर वोट डालें। तो आज रिकॉर्ड जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके लिए बधाई के पात्र है सारे वोटर। विपिन जी, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगी, क्योंकि देखिए इस वक्त बड़ी खबर है। देखिए सोनीपत से जहां कमल देवान ही चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी जानकारी आ रही है और इसी मुद्दे पर देखिए जो संशय बरकरार था लगातार, अब इस मुद्दे पर कमल देवान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। लगातार यही संशय बरकरार था कि क्या कमल देवान चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो अब उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कमल देवान, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सीधा आपको पहले सुनाते हैं। ये घोषणा हुई है टिकटों की। 3 अलग अलग निकाय हैं और चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा सोनीपत से आपको कैंडिडेट बनाया गया है और अदर पार्टी की बात करें तो किसी ब्राह्मण और या फिर पंजाबी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया, क्या देखते हैं? देखिए, ये तो बीजेपी वालों को देखना है। कांग्रेस पार्टी जो है सारे जो है 36 बिरादरी को लेके जो है साथ चलती है। अब आप देखिए कि हमारे को पंजाबी को भी दी है, हमारे यहाँ ओबीसी को भी दी जो रिजर्व थी, और जो है हमने ब्राह्मण को भी दी। अब ये बीजेपी वालों का इंटरनली है, उनको देखना है, उन्होंने सोचना है कि कैसे कैसे किस किस बिरादरी को लेना है, साथ लेना है। कमल जी, आज सारा दिन अफवाहों का दौर रहा है कि आपके और पवार साहब के बीच में अनबन चल रही है। आज पूरे शहर में ये दौर था अफवाहों, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, पवार साहब मेरे बड़े भाई हैं, पूर्व विधायक हैं और बड़े जो है माननीय है, मेरे स्वर्गवासी पिताजी के लिए जो है बड़े अच्छे साथी रहे हैं और शुरू से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। लोगों का, भाजपा वालों को जो बहुत भयंकर तकलीफ है, हमें जो तोड़ने का काम कर रही है, कभी पवार साहब के लिए बोलती है, कभी दहिया साहब के लिए बोलती है, क्योंकि इनको सिर्फ जो है किसी तरह जो हमें तोड़ने का काम करती है। लेकिन मैं सबको बताना चाहूँगा कि हम सारे जो एक हैं और हम सारे मिल के जो है चुनाव लड़ेंगे और आदरणीय हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं और हमारे प्रभारी जी, उनके नेतृत्व में बढ़िया चुनाव लड़ेंगे और कामयाब होंगे सोनीपत की जनता के आशीर्वाद से। क्या खास मुद्दों के लेकर जनता के बीच में जा रहे हो जो अब आपका वायरल हुआ है इस तरह का, क्या ये भी खास मुद्दा रहने वाला? देखिए, ये कोई खास मुद्दा नहीं है, इसको जरूर एक मुद्दा जरूर बनाया जाएगा, इसको हम सोशल मीडिया पे कल इसको। और चलिए अब एक बार फिर से हमारी चर्चा का रुख करते हैं। विपिन जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी करिए सर। धन्यवाद दीपिका जी। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व जो आज बढ़ चढ़कर
तमिलनाडु के वोटर्स ने और पश्चिम बंगाल 152 सीटों में जो जोश दिखाया वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है और साथ में बहुत अच्छा संदेश जाता है कि हर एक नागरिक जो वोटर है वो बढ़ चढ़कर अपना दायित्व निभाए, क्योंकि वोटिंग का हक के लिए तो सब बात करते हैं लेकिन दायित्व भी मिलता है, साथ साथ दायित्व भी निभाना है। तो यहाँ पर बधाई के पात्र हैं आज वो सारे वोटर जो जोश जिन्होंने दिखाया और बम्पर वोटिंग हुई। और वही तुलना करें, देखिए तुलना करनी चाहिए कि हारा वो जो लड़ाई नहीं। तो दो पहलू हैं यहाँ पर। देखिए आम आदमी पार्टी को एक मजबूत विपक्ष बनकर उभरना चाहिए। एक तरफ अगर उनकी तरफ से ये बात बोली जाए कि यहाँ पर अब बिल्कुल समझने वाले देखिए सब समझते हैं, वो समझ रहे हैं कि अब यहाँ पर एक बिल्कुल एक मौका देना चाहते हैं भाजपा को कि आपकी वो लोग जो बोलते हैं कि 4 इंजन की सरकार बन गई है आपकी, तो अब किसी तरह की कोई बाधा नहीं होगी, तो अब आप काम करके दिखाएं, क्योंकि एमसीडी सबसे बड़ी एक सिविक बॉडी है। तो यहाँ पर आपका वो बिल्कुल घेरने का एक मौका मिल जाएगा उनको। लेकिन एक काउंटर सवाल उनसे पूछा जाएगा कि आप आपने उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा करा, क्योंकि वही वाली बात आएगी सामने कि हारा तो वही जो लड़ाई नहीं। तो आप जब मैदान में नहीं उतरेंगे तो क्या ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है? सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि जब आप भी सत्ता में काबिज थे तो यहाँ पर डट के मुकाबला करना चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व है, जब जनता से आप उम्मीद करते हैं, बहुत जरूरी बात मैं चाहता हूं दर्शकों तक पहुंचे, जब जनता से हम नेता उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर से बाहर निकले कि जलपान बाद में पहले मतदान, तो उसी तरह से जब नेता ही नहीं खड़े होंगे सामने मैदान में तो राह तो आसान करेंगे, तो फिर आपको बोलने का हक क्या बनेगा? आप खड़े हो साथ में मैदान में, कड़ा मुकाबला होना चाहिए। हार जीत तो लगी रहती है। आज जो सत्ता पे काबिज है, कल ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई सत्ता पे काबिज रहेगा। तो और साथ में जरूरी बात है, क्योंकि चुनौतियां बेशुमार है। जहां पर मेयर कोई भी बने, मैं बतौर पत्रकार और बतौर एक नागरिक दिल्ली का होने के नाते मैं ये बात बोलूंगा कि बहुत सारी चुनौतियां यहाँ पर और बहुत अधूरे काम है। तो यहाँ पर उम्मीद ये करी जाती है मेयर कोई भी बने, उप मेयर कोई भी बने, लेकिन कम से कम जो अधूरे काम है और जो भी वायदे करें वो अपनी रिपोर्ट कार्ड साझा करे, चाहे 1 महीने की चाहे 100 दिन की, ताकि बिल्कुल एक परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आपने वायदे करे और फिर बिल्कुल भूल जाए। बिल्कुल ठीक है। जिस बात को आपने रखा है विपिन जी, मैं उसी को अब आगे बढ़ाते हुए और ज़रूर आम आदमी पार्टी से इस एंगल से भी सवाल करूंगी, लेकिन अब इसके बाद मेरा सवाल सैयद यासिर जिलानी जी आपसे रहेगा, क्योंकि हम जो मुकाबला देख रहे हैं वो मुकाबला स्पष्ट है कि जो मैंडेट है वो आपके पास में है, एक तरफा मुकाबला है, लेकिन जीत आपकी तय है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या इसको एक मैंडेट माना जाए या फिर मैदान में कोई खिलाड़ी ना होने वाली वाली जीत मानी जाए, क्योंकि जब अगर आम आदमी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है तो इसे जनादेश तो नहीं माना जाएगा। नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी की हताशा और निराशा को दर्शाता है। वो इतने हताश हो चुके हैं, वो उनके पास लीडरशिप नहीं है। जब आपका लीडर आपका साथ छोड़ के चला जाएगा तो इस तरह के डिसीजन तो होंगे। विपक्ष का रोल होता है, विपक्ष में जब हम भी थे तो हम लोग मजबूती से अपना रोल निभा रहे थे, सड़क पे थे। 26 साल हमने सड़क पे संघर्ष किया है, 27वें साल में हमें सत्ता मिली है। हमने अपना संघर्ष कभी नहीं छोड़ा। गली, छोटे छोटे मोहल्लों में, छोटे छोटे वार्ड में, दिल्ली के लुटियंस के इलाके में हमारे धरना और प्रदर्शन, जब भी सत्ता पक्ष की तरफ से किसी तरह का भी जन सरोकार का कोई मुद्दा था और उसमें वो फेल साबित होते रहे तो हमने प्रदर्शन किया। लेकिन आज चुनाव नहीं लड़ना ये दिखाता है कि ये निराश है। ये राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया की करने लगे, और जब आपकी राजनीति झूठ का आधार बना के राजनीति करेगी दीपिका जी, तो आपका इसी तरह का हश्र होगा। अभी आपने 3 दिन पहले एक हमारी तरफ से प्रदर्शन था नारी बंधन अधिनियम को लेके, हमारी सांसद नई दिल्ली की सुश्री बांसुरी स्वराज को लेके किस तरह का प्रोपेगेंडा इनके प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने किया था। आज उसके कोर्ट ने लताड़ा है उनको। तो जब आप इस तरह की राजनीति करेंगे और इस तरह के झूठ आधारित राजनीति करेंगे तो आपसे इस तरह की चूक होगी। और जब से पिछले 1 साल 2 महीने से हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कार्यभार संभाला है और जनता के सरोकार का जो उन्होंने काम
करने का बीड़ा उठाया, अपना कर्तव्य मान के जमीन पे तमाम कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही हैं, उससे भी ये लोग हताश हैं। हमें मौका मिला है 27 साल के बाद, हम जनता से जुड़ के काम कर रहे हैं। हमने सबसे पहले जब मॉडल पेश किया, जब बारिश आई दिल्ली में, तो हमने दिल्ली को बारिश से बचाने का जो काम किया वो ऐतिहासिक था। उस पे हमने कई सारे चर्चा किया। हमने डीटीसी जो चरमराई हुई हालत में थी, उसको आज हमने उस बेड़े में डीटीसी को बढ़ा के और डीटीसी को खड़ा कर दिया। ये हमारी उपलब्धियां हैं काम की। सड़क में गड्ढे थे या गड्ढे में सड़क थी, पिछले 11 साल में ये दिल्ली वाले देख रहे थे, जान रहे थे कि क्या हालत थी। हमने उसको संभाला। रेखा गुप्ता की सरकार ने अपना पहला कर्तव्य बनाया कि दिल्ली की सड़कों से गड्ढा को मुक्त करेंगे। जो आज गड्ढा मुक्त सड़क आपको दिखाई दे रही है, आप आइए सड़क देखिए कि किस तरीके से हमारे लोग सड़क पे हैं, काम कर रहे हैं। डेली हम एक्शन पे होते हैं। मुख्यमंत्री अगर एक दिन में किसी मॉर्निंग में हेल्थ डिपार्टमेंट को वो औचक निरीक्षण करती हैं, तो दोपहर में वो डीटीसी डिपो में चली जाती हैं और शाम तक वो किसी और महकमे में जाके निरीक्षण करती हैं। यही तो एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है और उस कर्तव्य को निर्वहन वो कर रही है, जिसका कारण है कि कांग्रेस तो है नहीं दूर तक कहीं भी। दिल्ली में जो जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है, कुल मिलाकर आप लोग जिम्मेदारी हर एक मोर्चे पर, जो ट्रिपल इंजन की हम सरकार कह रहे हैं, 4 इंजन की सरकार कह रहे हैं, उसका निर्वहन आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, वो दिख रहा है, लोगों में उत्साह है, दिल्ली की जनता खुश है, दिल्ली की जनता हमारे कामों पे मुहर लगा रही है। ये अगर चुनाव भी लड़ते तो अभिषेक गुप्ता जी, एक हेल्दी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक स्वस्थ लोकतंत्र की अगर हम बात करें, तो वहां पर अगर कोई भी चुनाव हो, अगर विपक्ष की भूमिका में अगर आप लोगों को बैठाया गया है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चुनाव में अपने प्रत्याशी तो उतारें। तो क्या ये दिल्ली की जनता अब खुद को ठगा नहीं महसूस करेगी कि आप इस चुनाव में मैदान ही छोड़कर निकल गए? देखिए दीपिका जी, कम से कम आम आदमी पार्टी तो राजनीति को सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं मानती। हम विपक्ष में हैं। विपक्ष का काम होता है कि सत्ता पक्ष जब भी गलत काम करे तो उसकी आवाज उठाए और लगातार निगम हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र में इनकी सरकार हो, आम आदमी पार्टी ने अपना दायित्व निभाया है। रही बात एमसीडी इलेक्शन की, जो मेयर इलेक्शन है, उसमें हमारे पास नंबर नहीं है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। भाजपा के पास नंबर है। भाजपा को परेशानी क्या है मेयर बनाने में? भाजपा अपना मेयर बनाए, 1.25 साल से उनका मेयर है ही। 1.25 साल की इनकी दिल्ली की सरकार हो चुकी है, 13-14 साल से केंद्र में इनकी सरकार है और लगातार नगर निगम में तो पिछले 16-17 साल से भाजपा की सरकार रही है। तो भाजपा को तो मेरे को परेशानी नहीं समझ में आती क्या है। भाजपा ने बहुत बड़े बड़े वादे दिल्ली के लोगों के साथ किए थे, लेकिन अभी विपिन जी एक चीज का जिक्र कर रहे थे अभिषेक जी, कि हारे तो वही जो चुनाव नहीं लड़े, मैदान से गए, तो हार तो पराजय तो आप ही की सिद्ध हो रही है ना। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता चुन के भेजती है। जब एमसीडी के इलेक्शन आएंगे हम लड़ेंगे, ये तो पार्टीज का आपस में इलेक्शन होता है। तो वहां पर जब हमारे पास नंबर नहीं है, तो हमें पता है हमारे पास नंबर नहीं है और भाजपा के पास नंबर है। हम भाजपा की तरह यहाँ पर ऑपरेशन लोटस तो चलाते नहीं है कि किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करनी है ना। सीबीआई, ईडी और जिस तरीके के तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल करके भाजपा चुनाव लड़ती है और विपक्ष के नेताओं को पूरे देश में घेरती है, वो सबने देखा है। तो भाजपा के प्रोपेगेंडा और भाजपा की चाल चलन की तरीके से हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते और ना लड़ सकते हैं। तो भाजपा का मेयर बन रहा है, इनको तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए और साथ के साथ इनको ये बताना चाहिए कि पिछले 1.25 साल में इन्होंने क्या किया। और 17 साल से नगर निगम में जो इनकी सरकार है, जो इन्होंने 3 कूड़े के पहाड़ दिए और 2-3 और बनने के लिए तैयार बैठे हैं दिल्ली में नालों का, गलियों का, डिसिल्टिंग का क्या हाल है हम सब लोग लगातार देखते ही हैं। तो भाजपा ने दिल्ली के लोगों के साथ जो धोखा किया है, ये उसके लिए एक एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से अभी 4 इंजन की सरकारें किस चीज का बहाना बनाएंगे। दिल्ली पुलिस इनके पास है, नगर निगम इनके पास है, दिल्ली सरकार इनके पास है, केंद्र सरकार इनके पास है। दिल्ली में अभी कल परसों की खबर है, एक IAS ऑफिसर की बेटी की हत्या कर दी जाती है और हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री बंगाल में जाके कानून व्यवस्था की बातें करती हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए इनको, यहाँ पर इनको संभालना चाहिए। 27 साल बाद सत्ता मिली है, दिल्ली का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है
जो बिजली के दाम पिछले 10 साल से दिल्ली में नहीं बढ़े थे, अब खबर आ रही है कि अगले महीने से बढ़ने वाले हैं। पानी, अभी गर्मियों की शुरुआत हुई है और पानी के हालात तो आप खुद अपने चैनल पे दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को अभी से ही टैंकरों पे इन्होंने लाके निर्धारित कर दिया है। उसके अलावा स्कूलों की हालत क्या है? पहले दिल्ली के स्कूलों की चर्चा पूरे देश में होती थी, इन्होंने क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जो स्कूल बने हुए थे उनके नाम बदल के सीएम श्री कर दिया, पीएम श्री कर दिया। अरे भाई, स्कूल बनाते आपके पास, अब तो लैंड से लेकर सारी अथॉरिटी आपके पास है। स्कूल नए बनाते, स्वागत करते हम लोग भी आपका। आपने क्या किया? जो पुराने स्कूल बने हुए थे उनकी व्यवस्था और अच्छी करने के बजाय आपने सिर्फ अपना नाम बदल दिया। यही हालत इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के साथ किया। मोहल्ला क्लिनिक को बदल के उसको आरोग्य मंदिर कर दिया। और पिछले इन्होंने वादा किया था कि हम लोगों को रोजगार देंगे। पिछले 1-1.25 साल में जब से इनकी सरकार बनी है, लगभग 20 से 25 हजार लोगों की नौकरी जा चुकी है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ हो, चाहे वो डीटीसी हर मोर्चे पर आपने अपनी बात गिनवा दी कि हर मोर्चे पर जो सरकार की जो प्रणाली है वो। दीपिका जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा जी अभिषेक जी से। जी तो अभिषेक जी, बड़े सम्मान पूर्वक आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने बोला कि एमसीडी के चुनाव होते तो हम बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, तो मतलब कहने का क्या हुआ कि क्या मेयर के चुनाव की अहमियत नहीं है? मेयर का जो ओहदा है और साथ साथ जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी कितनी अहमियत है कि यहाँ पर जो पॉलिसी डिसीजंस में या कमिटीज में मेयर तो प्रिसाइड करते हैं, सारी जो कमिटी मीटिंग्स, हाउस मीटिंग्स। यानी कुल मिलाकर विपिन जी के जो सवाल का मैं निष्कर्ष निकाल पा रही हूँ कि यहाँ क्या आम आदमी पार्टी कैटेगराइज कर रही है अभिषेक जी, बड़ा चुनाव, छोटा चुनाव? दीपिका जी, मैं वही कह रहा हूँ दीपिका जी, बड़ा चुनाव ही होता है मेयर का चुनाव। तभी तो जब हमारे 1.5 साल तक मेयर रहा तो इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी तक नहीं बनने दी थी। सफर किसने किया? दिल्ली की जनता ने किया। तो हम तो कह रहे हैं ना कि आप लोग अपना मेयर बनाओ, सारी कमिटीज बनाओ, सब बनाओ। हमारे पास नंबर नहीं है। ये बेसिक जो इलेक्शन, ये बात तो कांग्रेस भी जानती है ना, कांग्रेस भी जानती है, लेकिन कांग्रेस के बावजूद उसके अपने दोनों प्रत्याशी उतारे हैं। हाजी साहब इसी पर आप अपनी प्रतिक्रिया दिए। नंबर गेम की जो बात कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से अभिषेक जी, और कल से ही हम ये प्रतिक्रिया सुन रहे हैं कि काम करने का हम बेहतर मौका देना चाहते हैं। क्या इस पर कांग्रेस के अंदर खाने मंथन नहीं हुआ और फिर नंबर गेम आप लोगों ने नहीं देखा जो अपने प्रत्याशी उतारा? फिर अगर उतार दिया है तो अब आगे की रूपरेखा भी समझाइए। फिर देखिए मैम, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने अमीर के लिए अपने प्रत्याशी, जो हमारे दोस्त और हमारी पार्टी के निगम पार्षद जरीफ साहब है, उनको उतारा है। नंबर गेम तो देखिए, जब चुनाव होता है, किसी भी तरीके का चुनाव हो, चाहे एमसीडी का चुनाव हो या मेयर का चुनाव हो, डिप्टी मेयर का चुनाव हो, देखिए नंबर, हमें भी पता है कि कांग्रेस के पास नंबर नहीं है, मगर हम तो रहे हैं बीजेपी से कम, मगर दोनों आम आदमी पार्टी ने तो सीधा फायदा दे दिया बीजेपी को। तो सबको दिख रहा है कि बीजेपी दोनों पार्टियां मिलकर ए और बी का काम कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियों से दिल्ली की जनता देख चुकी है, इनके शासन में महिलाओं की सुरक्षा फेल, शिक्षा का गुणवत्ता फेल, अस्पतालों की हालात फेल, सड़क, पानी, बिजली फेल, रोजगार, व्यापार, सब जो बड़े बड़े वादे इन्होंने किए थे भाजपा ने, और जो रेखा गुप्ता जी कर रही है लगातार, उन पर उन्होंने कहीं पर भी खड़े नहीं उतरने का उन्होंने कोई काम किया। और लगातार जिस तरीके से एमसीडी को कहा गया कि एमसीडी में हमारी, पहले कहते थे कि एमसीडी में हमारी जो दिल्ली में सरकार नहीं है, तो जिस तरीके से अब तो तीनों जगह सरकारें आम आदमी पार्टी बीजेपी की है, तो उस तरीके से वो करते हुए दिल्ली में नजर कहीं नहीं आ रहे हैं। और इसी वजह से लगातार हम अपनी नैतिकता होने के नाते, नैतिकता के आधार पर कांग्रेस पार्टी लगातार इनके जितने मुद्दों पर काम नहीं कर रहे उनको उजागर करने का काम दिल्ली की जनता में लगातार हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में 2027 में जो चुनाव होगा, इस बार कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की जनता अपना बहुमूल्य वोट भी देगी और सपोर्ट भी करेगी। और फिर देखिए, जब हम थे दिल्ली के अंदर 15 साल हमने सरकार चलाई स्टेट में, दिल्ली में, तो किस तरीके से सारे पूरे जाल बिछाए रोडों के, जिस तरीके से हॉस्पिटल बनाए, जिस तरीके से गलियां, नाले, सड़क, सारी सुविधाएं दिल्ली के अंदर बढ़ाने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने का काम करेगी आने वाले चुनाव में। ठीक है विपिन जी, जो आम आदमी पार्टी की ओर से ये फैसला लिया गया है, क्या इस पर अगर थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप जरूर प्रकाश डालते हुए इस पर अपनी बात रखें और उसके बाद फिर हम डिस्कशन को आगे ले जाएंगे, कि इसे क्या मान लिया जाए कि ये लॉन्ग टर्म डिसीजन के तौर पर देखा जाए या फिर शॉर्ट टर्म लॉस के तौर पर इसे देखते हुए ये फैसला आम आदमी पार्टी ने लिया है? बहुत अहमियत रखता है आपका सवाल। देखिए, परसेप्शन का खेल है। मोटा मोटा अगर मैं बात समझाऊं कि
परसेप्शन का में एक माहौल बनाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की बात अगर माने तो वो ये जताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमने बिल्कुल एक मैदान खुला दे दिया है भाजपा को, और कि आप बिल्कुल आपका ही मेयर चुना जाए, राह आसान कर दी, और उसके बाद बिल्कुल आड़े हाथ लिया जाए भाजपा को ही कि अब आप करके दिखाइए काम। तो ये तो एक बात होगी, लेकिन साथ साथ सिक्के का दूसरा पहलू देखिए आप कि जनता के पास क्या संदेश जा रहा है। वही वाली बात जो मैंने पहले बोली, हारा वही जो लड़ा ही नहीं, मैदान में उतरा ही नहीं। तो आप इम्तिहान को ही देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, आप बोले नहीं यहाँ पर मैंने मेरिट में नहीं आना, तो ये तो कोई एटीट्यूड अच्छा नहीं हुआ कि आप पहले इम्तिहान में अपेयर होए जाए, मेहनत करें। हार जीत लगी रहती है, पास फेल लगा रहता है, पहली बात है। दूसरी बात देखिए, बड़ा दिलचस्प है ये मुकाबला, और त्रिकोणीय मुकाबला। दिल्ली की बात करें, राजधानी की, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पर, बड़ी चर्चाओं में मैंने इनके साथ भाग लिया है। देखिए ये बात बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस का जोश बिल्कुल काबिले तारीफ है। वो अलग बात है कि कांग्रेस का दिल्ली राजधानी में खाता शून्य पे है अगर विधानसभा के संदर्भ में बात करें, और ये वही कांग्रेस पार्टी है। मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूं, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, और खास तौर पे कोई नहीं वो भूल सकता दौर, स्वर्णिम दौर दिल्ली राजधानी ने जो देखा था 1998 से लेकर 2013, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, चौधरी प्रेम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आज अपने विधायक का खाता नहीं खोल पाए, वो अलग बात है। लेकिन देखिए यहाँ क्या होता है, जब केंद्रीय स्तर की राजनीति आती है तब साथ हो जाते हैं इंडिया अलायंस। बिल्कुल सबको हक मिलता है, बिल्कुल घेरना चाहिए। यहाँ पर जो भी सत्ता पे काबिज है उसको आईना दिखाने का काम करना चाहिए। विपक्ष हमेशा बुलंद तरीके से आवाज उठाए, लेकिन दिल्ली में देखिए, क्योंकि दिल्ली में यहाँ पर पहले समर्थन के सहारे कांग्रेस के आम आदमी पार्टी सत्ता पे काबिज हुई, उसके बाद ये लोग अपने दम पे लड़े, वो अलग बात है, लेकिन लड़े तो सही, कम से कम वो तो काबिले तारीफ बात है कि यहाँ पर मैदान में उतरे विधानसभा के चुनावों में। और वही अब पंजाब में जब चुनाव होंगे, क्योंकि वहां टक्कर सीधी किसकी होगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो कहीं देखिए मैं एक बिल्कुल संभावना है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, कुछ भी हो सकता है। तो मैं भी एक संभावना की तरफ इशारा कर रहा हूं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आप राह आसान कर रहे हैं भाजपा की, तो वहां पर कि ताकि पंजाब में भी बिल्कुल भाजपा एक तरफ से समर्थन करे, आम आदमी पार्टी की राह आसान करे कांग्रेस के लिए। तो देखिए ये तो राजनीति में तो कुछ भी संभव है कभी भी। तो यहाँ पर लेकिन अगर परसेप्शन की बात हो रही है, परसेप्शन की अगर बात हो रही है, तो आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि जनता के पास क्या संदेश जा रहा है। कि आप तो बिल्कुल दम भरते थे, इतने साल आप सत्ता पे काबिज रहे दिल्ली में, आपने कई उपलब्धि हासिल करी आम आदमी पार्टी ने, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन साथ साथ अगर आज आप मैदान बिल्कुल राह आसान कर रहे हैं, मैच के पहले ही आप हार मान गए, तो फिर तो आप ये तो सरेंडर हो गया एक तरह से। बिल्कुल बड़ी बात कही है आपने सैयद यासिर जिलानी जी। एक बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी का इस गेम से बाहर जाना। उनकी ओर से जो तर्क दिए गए हैं कि यहाँ पर ट्रिपल इंजन भी नहीं बल्कि 4 इंजन की सरकार वो आपको कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि पिछले साल भी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की ओर से इस मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव नहीं लड़े गए, इस साल भी मौका दे दिया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के पास भी आ चुकी है कि आपको खुला फील्ड दिया गया परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्मेंस सही नहीं रही तो घेराबंदी जरूर होगी, और इस मुद्दे पर तो आम आदमी पार्टी जरूर आपको घेरेगी। ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, मुझे लगता है कुछ कनेक्टिविटी इशू हो रहा है। नहीं आ गई, आवाज आ गई, अब आ रही है ना जी। देखिए वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके का उनका नेतृत्व है, कुतर्क देता है, वो कुतर्क दे रहे थे, वो जनता के मैंडेट पे ही सवाल खड़ा कर रहे थे कि ये कोई चुनाव थोड़ी है, पब्लिक का चुनाव थोड़ी। अरे पब्लिक ने उन पार्षदों को चुन के भेजा है, और उन पार्षदों को अगले साल जो चुनाव होगा उनको भी सबक सिखाएगी दिल्ली की जनता, जो मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भाग नहीं ले रहे, उनको सबक सिखाएगी। और आप कह रहे हैं यहाँ बैठ के टीवी पे कि हम वो कोई पब्लिक का चुनाव है, या हम अगली बार जब चुनाव होगा तो चुनाव लड़ेंगे। तो जिस चुनाव लड़ने के लिए पार्षद बनाया दिल्ली की जनता ने, आज आप उसके मतदान पे
जो मतदान किया है लोगों ने, उस पे आम आदमी पार्टी, और ये आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, उन्होंने इसी तरह की राजनीति करी है, झूठ आधारित राजनीति करी। उन्होंने बहुत सारी बातें बता दी, हमने आरोग्य मंदिर बना दिया, हमने ये बना दिया, हमने वो सारी चीजें जो हमें विरासत में गड्ढे में मिली थी उसको निकाल के आज हम दिल्ली के मुकुट को सजा रहे हैं, उसके मुकुट में लगा रहे हैं एक एक चीज और उसको बेहतर कर रहे हैं। चाहे वो अस्पताल की व्यवस्था हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, चाहे वो जमुना की सफाई का मामला रहा हो, और इस पे हमने बहुत लंबी सारी डिबेट करी है, उस पे भी चर्चा। और कौन है आपका नेता? कहाँ है अरविंद केजरीवाल? वो तो जुडिशरी से, जजों से, वकीलों से लड़ रहे हैं, ये उनका काम नहीं है। दिल्ली की जनता के बीच जब वो आए थे तो उन्होंने कुछ प्रण लिए थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को बदलने आया हूं। दिल्ली को उस वक्त वो पेरिस और शंघाई से उसको मिलाते थे। पेरिस और शंघाई तो छोड़ दीजिए, उन्होंने दिल्ली की जो एग्जैक्टली जो दिल्ली थी उसको भी बदल के उसको भी खत्म कर दिया, उसके ऊपर भी उन्होंने कलंकित किया। भारतीय राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सामने दिखा, भ्रष्टाचार के नींव पे कोई पार्टी और कोई नेता बन के आए, वो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम थे। कोई नेता और कोई पार्टी जिसने अलग अलग लोगों से, अलग अलग दलों के लोगों से कोर्ट के माध्यम से माफी मांगा झूठ बोलने के लिए, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग थे। ये दिल्ली की जनता ने देखा। अब दिल्ली की जनता सुकून में है, और जितना ये इस तरह की बातें करेंगे, हम काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। मुझे अभी हमारे एक पैनलिस्ट है, उन्होंने वो स्वर्णिम काल कांग्रेस का गिनाया है, मैं इस पे भी सवाल उठाता हूं। वो स्वर्णिम काल भ्रष्टाचार में लिप्त था। हमने सबसे बड़ा घोटाला कॉमनवेल्थ गेम में कांग्रेस के टाइम में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में देखा, और दिल्ली में किस तरीके से। लेकिन अगर स्वर्णिम काल कह रहे हैं सैयद यासिर जिलानी जी, तो इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं, और इस बात को हम मुझसे बेहतर आप भी जानते होंगे और विपिन जी भी जानते होंगे कि दिल्ली की उस कार्यकाल में क्या तस्वीर बदली है या नहीं बदली है। अगर हम कंपेयर करते हैं शीला, सुन लीजिए, मैं छात्र विंग की राजनीति से यहाँ तक आया हूँ, और जिस वक्त वो 15 साल का कार्यकाल था, अरे सुनिए तो सही, जिस वक्त 15 साल का कार्यकाल था, काले झंडे दिखाने के चक्कर में कई बार हमें पुलिस की लठ खानी पड़ी, पुलिस की मार खानी पड़ी। चलिए ठीक है सर, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी अगर उस दौर में हम चले जाएंगे। नहीं तो सुनिए तो सही, आप सच्चाई सुनो, कोई स्वर्णिम काल नहीं था। उससे बड़ा भ्रष्टाचार का जो कहते हैं अड्डा, कांग्रेस ने सबसे पहले भ्रष्टाचार अगर कहीं से शुरुआत करी तो वो वही काल था जब कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ पे, वहां पे बेलगाम थे ऑफिसर, वहां पे बेलगाम थी व्यवस्था, ऐसा नहीं है। और उसको उनकी फाइल लेके किस आधार पे आई थी आम आदमी पार्टी? वो एक फाइल लेके घूमते थे अरविंद केजरीवाल कि ये जो शीला दीक्षित के कार्यकाल की भ्रष्टाचार की फाइल है, मैं उसको खोलूंगा, मेरी सरकार आई तो मैं उन्हें जेल भेज दूंगा। वहां पे उन्होंने उनके साथ कंप्रोमाइज किया, उनको साथ मिलाया, उनके साथ गलबैयां करी, उनके साथ चुनाव लड़े, तो जनता ने उन्हें सबक सिखाया। जब आप जनता को धोखा दोगे तो जनता के पास वोट का पावर है, और वो फाइल कहां चली गई? 11-12 साल आप सत्ता में रहे, कांग्रेस के किसी एक नेता को आप अरेस्ट नहीं करा पाए, तो आप किस तरह की राजनीति को आधार बना के आए थे? आपने इस राजनीति, जो लोग राजनीति दिल्ली के नहीं जानते हैं वो बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, वो दुनिया भर की बातें करेंगे। जो दिल्ली को जानते हैं, दिल्ली के डाउनटाउन से जिनका संबंध होगा, दिल्ली के लुटियन से जिनका संबंध होगा, दिल्ली के साउथ से जिनका संबंध होगा, दिल्ली के नॉर्थ से जिसका संबंध होगा, वो दिल्ली को जानता है। दिल्ली के किसान वाले इलाके से जो किसानों के हित के बारे में सोचने की बात करता है, वो जानता है कि पिछले 27 सालों में इन लोगों ने क्या किया। अगर मेट्रो की जाल बिछाई तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की देन उस कार्यकाल को, और खुराना ने जब न्यू रखा था उसने आगे बढ़ाया। ठीक है जिलानी जी, क्योंकि चर्चा बहुत लंबी की जाएगी अगर हम कंपैरिजन करने लगेंगे जिस तरह से 27 सालों का आप जिक्र कर रहे हैं। खैर मुद्दा आज एमसीडी का है तो उसी पर टिककर हम बात कर लेते हैं। और अभिषेक जी, मेरा सवाल अब आपसे यही रहेगा कि घूम फिर कर बात वही आ रही है, आपने कहा ठीक बात है कि नंबर नहीं है और इसलिए हम इस चुनाव से दूरी बना रहे हैं, लेकिन क्लास में अगर एग्जाम हो रहा है और एग्जाम में अगर कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो तो क्या बच्चे का मन करेगा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूं? और उसे तो मालूम है ना कि मैं सिर्फ मेरे ये एग्जाम देना और मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा। यहाँ सिचुएशन ये होती है कि जब अगर किसी बच्चे के सामने ये सिचुएशन रखी जाती है कि बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो हम फर्स्ट आ सकते हैं, यहाँ तो कंपटीशन ही पूरी तरह से खत्म हो गया है।
देखिए दीपिका जी, जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे नंबर कितने आएंगे। लेकिन ये जो चुनाव है ना, इसीलिए ये डिफरेंस है। शायद हमारे भाजपा के प्रवक्ता इतना समझते नहीं है। जब आपके पास नंबर्स पता है आपको, तो हमारे पास भाजपा जैसे चुनाव लड़ने के साधन भी नहीं है ना। नहीं तो कंपैरिजन कैसे होगा फिर? आप जब चुनावी मैदान में उतरे ही नहीं अभिषेक जी, तो कंपैरिजन कैसे होगा? ये तो एक तरफा जीत हो गई ना। मान लिया कि आपके पास नंबर नहीं है। दीपिका जी, मैं वही कह रहा हूँ जब हम कोई एग्जाम करने जाते हैं तो हमको नंबर नहीं पता होते, या हम जनता की अदालत में जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं पता होता। लेकिन ये चुनाव इस तरीके का होता है जिसमें पार्टी की अपनी रणनीति होती है, आपके पास अपने नंबर गेम होते हैं। आपको पता होता है कि आपके पास इतने पार्षद हैं और इतने आपको और हो सकता है समर्थन दे दें। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी सरकार नहीं बन सकती है, मेयर नहीं बन सकता, तो आप नहीं लड़ते हैं। हम क्या भाजपा की तरह हॉर्स ट्रेडिंग में लग जाएं या इनके पार्षदों को और लुभावन वादे देने लग जाएं? उस तरीके की राजनीति हम करते ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, भाजपा और आम आदमी पार्टी में डिफरेंस ही यही है कि हम सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं, हम विपक्ष में हैं। हम कंस्ट्रक्टिव विपक्ष से अपना जो पिछले 1 साल से हम काम कर रहे हैं हम करेंगे। लगातार दिल्ली के लोगों के मुद्दे हम उठा रहे हैं, हम उठाते रहेंगे। भाजपा की बातें, जब हम भाजपा के प्रवक्ताओं की बातें हम सुनते हैं ना, तो हमें आज भी लगता है कि वो विपक्ष में ही है। क्योंकि लगातार 14-15 साल से केंद्र में होने के बावजूद, और दिल्ली की भी पिछले 2 दशक की आप बात करें तो 90% से ज्यादा समय भाजपा की ही नगर निगम में सरकार रही है। और दिल्ली में इनकी 27 साल बाद सरकार बनी है और दिल्ली के लोग देख रहे हैं किस तरीके की व्यवस्था दिल्ली में हो चुकी है। तो भाजपा वालों के लिए मेरा सजेशन यही है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या करप्शन किया, क्या नहीं किया, वो तो कोर्ट ने तय कर दिया। लेकिन कम से कम जिनकी पार्टी में तड़ीपार लोग हो, उनको दूसरों को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। काम की बात हो वो ज्यादा अच्छा है। आपने दिल्ली के लोगों से 2,500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, हमने तो नहीं किया था। इन्होंने ही बोला था ना कि 8 मार्च को हर महिला के खाते में 2,500 रुपए आ जाएंगे। और खुली चीजें हमने तो देखी थी दीपिका जी, मेरे को आज भी याद है, मैं आपके चैनल पे ही बैठा हुआ था जब दिल्ली का चुनाव हुआ था। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने हर महिला को 1100 रुपए दिए थे, कैश दिए थे। महिलाओं ने दिखाया था, आपके चैनल में देखा था हमने। उसके बाद उन्होंने एक कार्ड दिया था और उसमें टिक लगा के दिया था कि फरवरी की आपकी किस्त आ चुकी है, मार्च की, अप्रैल की। मतलब खुल्ला दिल्ली के लोगों के साथ आपने धोखा किया। क्या हमारे भाजपा के प्रवक्ता इस चीज को भी नकार देंगे कि 1100 रुपए प्रवेश वर्मा ने खुलेआम नहीं बांटे थे और ये वादा किया था हर महीने महिलाओं को ये पैसे मिलेंगे? इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों की बात करनी चाहिए। आपका मेयर दोबारा बनने वाला है, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने आपको सौंपी है 27 साल बाद, ऐसा ना हो कि अगले 50 साल तक के लिए आपका दिल्ली से पत्ता ही साफ हो जाए। तो वही मुद्दे उठाने की बात तो हो रही है ना। देखिए, उनकी जिम्मेदारी है कि जनता की सेवा करना, लेकिन जनता ने आपको कम जिम्मेदारी नहीं दी है। सत्ता पक्ष की जितनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है उससे कहीं ज्यादा विपक्ष की होती है। वही मुद्दे उठाता है जनहित। हम तो लगातार, मैं तो जैसे हम अभी आपके चैनल में बैठे बैठे मैंने 10 मुद्दे गिनाए, मैं 10 और गिना सकता हूँ। इसी तरीके से सड़क से लेकर जहां पर भी, सदन में भी हम एमसीडी की प्रोसीडिंग्स उठा के देख लीजिए। अभी आपने नेता विपक्ष हमारे अंकुश नारंग जी की भी बात चलाई थी। लगातार डेंगू से लेकर वाटर लॉगिंग से लेकर तमाम सफाई जितने भी मुद्दे नगर निगम से जुड़े हुए थे, हमने लगातार पिछले साल उठाए और आगे भी उठाते रहेंगे कि किस तरीके से पिछले 17-18 साल में इन्होंने लगातार एमसीडी को सिर्फ लूटने का काम किया और कोई काम नहीं किया। आसिम मेहरुद्दीन जी, मैं आपसे, मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि कांग्रेस अब से पहले अभी दिल्ली में हाल फिलहाल में जितने भी चुनाव हुए, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, जहां पर नंबर गेम हमने देखा है कि आप लोगों का खाता नहीं खुल पाया। वजह चाहे जो भी रही हो, आपकी रणनीति में जहां भी कमी रही हो, लेकिन यहाँ पर आपका मेयर और डिप्टी मेयर का जो प्रत्याशी उतारना, क्या इसे मान लिया जाए जो अस्तित्व की लड़ाई है, जो वर्चस्व खत्म होता हुआ कांग्रेस का भी फिलहाल दिल्ली में नजर आ रहा है? क्या आप अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोग दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हैं। मगर कुछ पार्टियां यहाँ पर आई थी कि हम जो है बहुत नैतिकता उन्होंने दिखाई कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम घर नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। मगर क्या हुआ उनके मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक लोग जो है वहां पर जेलों में गए और भ्रष्टाचार के मामलों में वो जेलों में गए। तो वो दिखाई दिया कैसे जनता को, दिल्ली की जनता को ठगने का काम आम आदमी पार्टी ने और जो भाजपा लगातार कर रही है। अभी हमारे भाई यासिर जिलानी साहब बोल रहे थे कि शीला दीक्षित जी पे आरोप लगा रहे थे
तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के खिलाफ तो बहुत सारा माहौल बनाया गया, जिस तरीके से अपना आंदोलन के समय से कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए गए, इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मगर सब लोगों ने वो सारे केसेस फेस किए और बाद में सारे केसेस में सब लोग बरी हो गए। तो वो पुरानी बातें अभी तक ये सब लोग उठाते हैं, ये अपना काम कुछ नहीं बताते कि हमने दिल्ली को जो वादे किए थे, जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया था, उस पर ये इन्होंने 1 साल इनकी सरकार को दिल्ली में हो गया और एमसीडी में तो काफी सालों से ये हैं। ये बता दीजिए, आज भी एमसीडी में कोई भी कागज बनवाना हो, किसी भी तरीके का कोई काम कराना हो, बिना पैसे ले दिए, भ्रष्टाचार में इतने सारे मुद्दे, इतने सारे सफाई का मुद्दा, इतने सारी आबो हवा दिल्ली के अंदर कितनी खराब है, किस तरीके से भ्रष्टाचार है, इन सब मुद्दों पर अपनी बातें ना बताकर वो लगातार कभी आम आदमी को कोसते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं। और मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम की तरह दिल्ली के अंदर काम कर रही है। जब इनको विपक्ष में बैठने का काम दिल्ली के लोगों ने दिया, इन विपक्ष बनकर काम दिल्ली में नहीं कर रहे, इसलिए अब जनता इन दोनों पार्टियों को समझ चुकी है। आने वाले समय में, तो अगले साल चुनाव होने जा रहा है 2027 का एमसीडी का, उसके अंदर देखिएगा हमारा खाता भी, हमारे 8 पार्षद तो दिल्ली के अंदर ही, और हमारी यहाँ की शुरुआत होगी और आने वाले समय में हमारी सरकार होगी एमसीडी के अंदर। फिर हम दिखाएंगे काम किसे कहते हैं और काम कैसे किया जाता है, ये हम जानते हैं और हमने किया है। ये लोग दोनों ही पार्टियां लगातार एक दिल्ली के लोगों को ठगने का काम करते हैं। ठीक है हाजी साहब। विपिन जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इस तरह से लगातार देखिए, पिछले साल भी हमने यही स्थिति देखी थी जब आम आदमी पार्टी ने दोनों ही चुनाव नहीं लड़े, मेयर और डिप्टी मेयर, इस बार भी यही स्थिति बनी है। आने वाले समय में हम कहें तो एमसीडी के जब चुनाव होंगे तो क्या इसका भी कुछ असर उन चुनावों पर पड़ सकता है कि इसे मिनी टेस्ट माना जाए उन चुनावों का? ये भी आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है दीपिका जी। देखिए, अभी क्योंकि आज चर्चा मेयर पे है तो जहन में सबसे पहले नाम आता है अरुणा आसफ अली। तो पहली जो मेयर थी, तो यहाँ पर वही बात है, घूम फिर के ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी से केदारनाथ साहनी, और फिर आम आदमी पार्टी की बात करें शैली ओबरॉय। मैं ये इसलिए नाम सारे याद दिला रहा हूं क्योंकि मेयर के जो पद होता है उसकी कितनी अहमियत है और कितनी उपलब्धियां हासिल, क्योंकि जिनका भी कार्यकाल रहा है, हर एक राजनीतिक दल को वो मौका मिलता है, स्वर्णिम मौका मिलता है कि आप वो उपलब्धियां साझा करें जनता के बीच जाकर जब दोबारा चुनाव हो, ताकि जनता को आप बताएं, आश्वस्त करें कि यहाँ पर जब ये हमारे मेयर का कार्यकाल था तो ये उपलब्धियां हासिल हुई। तो यहाँ पर पहली बात तो हल्के में लेना नहीं चाहिए और कांटे की टक्कर होनी चाहिए। और यही बात घूम फिर के आती है पश्चिम बंगाल में। दीपिका जी, पश्चिम बंगाल में कहने को वाम दल भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन जो 2021 में हुआ था वही स्थिति तो है, इतिहास दोहराया जा रहा है 2026 में। कांटे की टक्कर टीएमसी और भाजपा की है। तो यहाँ इसका मतलब है कि कांग्रेस भी कहा है मंथन करना चाहिए। और यहाँ पर अगर विदाउट अ फाइट आम आदमी पार्टी बिल्कुल मैदान खुला छोड़ देती है भाजपा के लिए, तो वो भी अच्छा संदेश नहीं जाता। दूसरी बात, मैं आपके सवाल पे आता हूं कि देखिए 1984 में 2 सीटों से भाजपा 1996 में 161 सीटों पर पहुंच गई और फिर 303 2019 में। तो ये सारी बातें क्या दर्शाती हैं कि आप हार जीत लगी रहती है, लेकिन आप मैदान में जाएं, डट के मुकाबला करें, जनता के पास एक संदेश दें। ऐसे तो अगर हम उस लॉजिक से चलें, जो लॉजिक अभी ये वरिष्ठ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के दे रहे थे, अगर उस लॉजिक से चले तो फिर तो भाजपा को जाना ही नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में एक तरफ जब यहाँ पर सिक्के का दूसरा पहलू उजागर करा जाता है कि यहाँ पर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, पूरे स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए। लेकिन यहाँ पर विपिन जी, अभिषेक जी शुरू से कह रहे हैं, कल भी हमारी इसी मुद्दे पर अभिषेक जी से जब चर्चा हुई थी तो उनका कहना यह है कि हम जान रहे हैं कि जो नंबर है, जो स्थिति है वो स्पष्ट है, इसीलिए हम मैदान में नहीं जा रहे हैं और पूरा मौका दे रहे हैं कि जब मामला मुकाबला एक तरफा। तो मैं बिल्कुल समझ गया, नहीं बिल्कुल उनकी बात का मैं सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ देखिए वो भी समझ आ रहा है कि वहां वो मैसेजिंग क्या करना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी। वो जनता को ये बिल्कुल एक मैदान खुला दे दिया कि आपकी 4 इंजन की सरकार बन गई है, अब आप काम करके दिखाइए। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज का बहाना चलेगा नहीं कि आप बहाने बनाए, ये नहीं हुआ, ये काम को हरी झंडी नहीं मिली। तो यहाँ पर वो दलील दी जा रही है उनकी तरफ से, लेकिन साथ साथ संदेश गलत जाता है एक आम आदमी, क्योंकि आम आदमी दिल्ली राजधानी का बड़ा प्रबुद्ध है, बुद्धिजीव है, 21वीं सदी है, वो भली भांति समझते हैं
कि आप अगर मैदान ऐसे खुला छोड़े तो क्या ये, इसको अंग्रेजी का मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, अंग्रेजी का पत्रकार रहा हूं, अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, टैसिट, द वर्ड इज टैसिट। एक आम आदमी सोचेगा कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी ये किसी तरह का कि आपस में आप जब वहां पंजाब की बात आएगी तो अलग हो जाएगा। तो ये तो आपको बिल्कुल, अगर ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो इसमें तो यू हैव टू क्लियर द एयर। आप इसको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करें। मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, अभिषेक जी काफी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, मुस्कुराना तो वैसे ही, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। बिल्कुल प्रतिक्रिया भी लूंगी मैं इसी बात पे। चलिए अभिषेक जी, अब विपिन जी ने तो पूरा विश्लेषण कर दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी ऐड ऑन करके पूछना चाहूंगी कि बिल्कुल सही बात है और शुरू से ही इस चीज का मैंने जिक्र भी किया था और अभी तक मेरे मन में सवाल यही है कि ये आप लोगों का पार्टी लाइन का डिसीजन है कि किस चुनाव में जाना है, किस चुनाव में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी क्या आप ये नहीं मानते कि इस तरह मैदान से जाना जनता के बीच में एक आम आदमी पार्टी के लिए नेगेटिव इमेज छोड़कर जा सकता है? क्योंकि पहली बार नहीं, पिछले साल भी यही रहा। नंबर गेम की अगर आप बात करें तो उसको अगर एक दरकिनार किया जाए, लेकिन मैदान में आना बड़ी बात होती है ना। देखिए दीपिका जी, जब सरकार बनानी होती है तो आपके पास 50% से 51% मेजोरिटी होनी चाहिए। ये जनरल इलेक्शन नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि जब आपके पास दिल्ली में 250 वार्ड है, 250 वार्ड में जिसके पास 126 वार्ड के पार्षद होंगे वो सरकार बनाएगा। मेयर मतलब क्या, सरकार बनाना नगर निगम में। तो जब हमारे पास नंबर नहीं है तो हम विपक्ष में तो बैठेंगे, हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। मतलब परेशानी मेरे को ये विपक्ष जो भाजपा और कांग्रेस के लोग बैठे हैं मेरे को समझ में नहीं आती। आपको नूरा पुष्टि करनी है, आप कीजिए। दिल्ली की जनता देख रही है, हम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन है, भाजपा की सरकार है, भाई काम करो ना। आपको परेशानी क्या है, आपको किसने रोका है? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, पिछले साल हमने रोका था ना आज हम रोक रहे हैं। हाँ, लेकिन सवाल जरूर पूछेंगे। जब आप 4 इंजन सरकार बनाने के लिए इतनी जोड़ तोड़ और सीबीआई ईडी और इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आपको दिल्ली के लोगों से किए गए वादों पे खड़ा उतरना पड़ेगा। और अगर आप नहीं उतरेंगे तो आम आदमी पार्टी लगातार आपसे सवाल पूछती रही है और आगे भी पूछती रहेगी। और रही बात जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी की पता नहीं कांग्रेस से या किससे साठगांठ हो गई है, तो अगर ये बीजेपी की बात कर रहे थे कि बीजेपी से हमारी साठगांठ हो गई है, तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जिस पार्टी ने जेल भेजा, आम आदमी पार्टी का या किसी भी दल का उससे साठगांठ हो सकती है। कांग्रेस का तो आज तक कोई जेल नहीं गया। बहुत सारी फाइलें तो मोदी जी ने भी 2014 से पहले और अमित शाह जी ने दिखाई थी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, फलाना ढिमकाना, उनमें से कितने लोग जेल गए? जेल तो आम आदमी पार्टी वाले ही गए। तो दिल्ली के लोगों को अच्छे से पता है कि बीजेपी का कोई मुकाबला दिल्ली में और या पंजाब में करता है तो वो आम आदमी पार्टी है। और कांग्रेस की तो जिस तरीके से हालात है हम देखते रहे हैं। ठीक है, चलिए अब समय कम है इसलिए सबसे दीपिका जी एक बात जोड़ूंगा। ठीक है जी विपिन जी, एक बात 15-20 सेकंड जोड़ूंगा। मैं अभिषेक जी आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। इस बात में दम है आपकी कि आपने जो ये बात बोली है कि ये सिलेक्टिव या वेंडेटा की आपने बात करी कि एक तरफा क्यों रहा, कि आम आदमी पार्टी को क्यों टारगेट करा गया। बिल्कुल आपकी बात में दम है, लेकिन साथ साथ काउंटर मेरा सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि आप ही ने जब बात बोल रहे थे तो मेरे को विचार आया कि ऐसा तो नहीं है कि ऐसा ये भी एक संभावना है कि आपको लगता है कि अगर मैदान में उतरेंगे, क्योंकि आपने बात करी जोड़ तोड़ की, कि वहां पर फिर कुछ ऐसा हो जाए कि पार्टी और टूट जाए आगे। ठीक है, मैं भाजपा वाले ही बता सकते हैं दीपिका जी, ये तो भाजपा वाले ही बता सकते हैं क्योंकि इनकी चीजों में हमारा जो फैसला था वो सबके सामने। ठीक है, इसका जवाब मैं बीजेपी से भी ले लेती हूँ, क्योंकि सारा घूम फिर की जो बात घूम कर आ रही है वो बीजेपी पर ही अभिषेक जी डाल दे रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी करती है। खैर, सैयद यासिर जिलानी जी, मैं चाहूंगी कि आप इन सब बातों को कंक्लूड करते हुए एक फाइनल कमेंट के साथ अपनी बात रखिए। देखिए, मैंने पहले वक्तव्य में ये कहा था कि ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि हमारी सांसदा बांसुरी स्वराज जी अपनी जो हमारी स्टेट की रक्षा मंत्री हैं उनका हाथ पकड़ रही थी और इनके प्रदेश अध्यक्ष ने एक झूठी स्टोरी, एक झूठा नैरेटिव चलाया कि पुलिस वाले का हाथ चल के, क्योंकि इनकी नफरत दिल्ली के पुलिस वालों से है, इनकी नफरत दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारियों से है। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने
दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशुल प्रकाश को अपने घर में पिटवाया। ये वही लोग हैं, ये 20-25 हजार लोगों को नौकरी से काम आपने करते निकाला। हैं। सुन लीजिए, अब आपको मैंने सुना है इसलिए खामोशी से सुनिए आप ये वो लोग हैं, इनके ऐसे एमएलए हैं जो जिनके कारनामे आप और मैं सब जानते हैं। जिस एमएलए ने पीटा उसके साथ क्या करा इन्होंने, जिस एमएलए ने इनका साथ दिया वो उसके साथ इन्होंने क्या किया, जिस एमएलए ने इनके खिलाफ बोल दिया उसके साथ क्या किया। तो ये कभी एक रह के इन्होंने राजनीति नहीं की और ये हमसे सवाल कर रहे। हम चारों इंजन के साथ जनता के सरकार के लिए काम कर रहे हैं। आप जनता का जो वोट की ताकत है उसको भी आप कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको धत्ता बता के। चलिए ठीक है सर, माफी के साथ रोकूंगी क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की राहें तो एक तरफा मुकाबला हो चुका है। ये स्पष्ट है कि बीजेपी के ही दोनों कैंडिडेट्स बनेंगे, लेकिन आगे देखने वाली बात ये होगी कि जो चुनौती आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दी है